नमस्कार दोस्तों। आज के करंट अफेयर में आपका स्वागत है। और आज की कुछ हम महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे, चाहे वो द हिंदू, पीटीआई, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी से संबंधित न्यूज होंगी। उनसे संबंधित बात करेंगे जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और उनका हम समग्र रूप से अध्ययन करेंगे ताकि आपकी कोई भी न्यूज जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो वो छूट ना पाए और आप उसका समग्र रूप से अध्ययन कर सकें। ठीक है। और अगर आपको टेलीग्राम से जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं ताकि आप डेली के एमसीक्यू और इस डिस्कशन की आपको पीडीएफ मिल जाए ताकि आप उसका प्रॉपर रूप से रिवीजन कर सकें। तो आइए चलिए आज की कुछ बातें डिस्कस करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण न्यूज ये है कि मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी रिपोर्ट पब्लिश की गई है। और 107 ये डेवलपिंग कंट्री को कवर करती है। सबसे पहले इसको 2010 में पब्लिश किया गया था, किसके द्वारा? ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के द्वारा और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, ये पब्लिश की गई है। तो इसकी कुछ की फाइंडिंग है, तो उसको आप अपने एग्जाम में कोट कर सकते हैं, स्पेशली मेंस में। तो आप प्रीलिम्स के लिए ये आपके लिए महत्वपूर्ण है और इससे संबंधित प्रश्न भी पूछा जा चुका है। तो इसके कुछ डायमेंशंस होते हैं, कुछ इंडिकेटर होते हैं, कुछ इसका वेट होता है, कुछ इंडिकेटर का तो वो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सबसे पहला इंडिकेटर होता है हेल्थ, दूसरा होता है एजुकेशन और तीसरा होता है लिविंग स्टैंडर्ड व्यक्ति का कैसा है। तो अगर आपको इसको शॉर्ट में याद रखना है तो क्या याद रखोगे? हेल। क्या रखोगे? HEL, हेल। ठीक है। हेल्थ में दो इंडिकेटर होते हैं और जिसका 1/6 वेटेज होता है। पहला होता है चाइल्ड मोर्टालिटी और दूसरा होता है न्यूट्रिशन। इसके अलावा एजुकेशन में भी आपको दो इंडिकेटर देखने को मिलेंगी, ईयर ऑफ स्कूलिंग क्या है बच्चे की और स्कूल अटेंडेंस क्या है बच्चे की। तो ये भी इंडिकेटर उसमें शामिल रहता है। और जो तीसरा इंडिकेटर है जिसका नाम है लिविंग स्टैंडर्ड, इसमें इसमें आपके पहला रहता है कुकिंग फ्यूल, दूसरा रहता है सैनिटेशन। कुकिंग फ्यूल उस व्यक्ति का कैसा था, क्या वो स्वच्छ कुकिंग फ्यूल का उपयोग कर रहा है, उस परिवार के व्यक्ति। सैनिटेशन स्वच्छता से संबंधित एक एक इंडिकेटर रहता है। और ड्रिंकिंग वाटर स्वच्छ है कि नहीं, इससे संबंधित बात करते हैं। हाउसिंग, इलेक्ट्रिसिटी और एसिड। ठीक है। तो इनको आपको याद रखना है, स्पेशली मेनली जो मेन कंपोनेंट ये है, उसके अलावा ये कंपोनेंट ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है। स्पेशली आपके ये वाले याद रखना है, कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग, इलेक्ट्रिसिटी और एसिड। ठीक है। इसके अलावा नीति आयोग के द्वारा अपना स्वयं का एक नेशनल मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया जाता है जिसमें 12 पैरामीटर होते हैं। तो 10 पैरामीटर तो ये हो गए। इसके अलावा दो पैरामीटर और होते हैं जिसमें वो इंक्लूड करते हैं बैंक अकाउंट और एंटीनेटल केयर। तो एंटीनेटल केयर कहाँ होगा? मतलब कि हेल्थ से संबंधित में, और बैंक अकाउंट वो यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो टोटल 12 पैरामीटर हो गए। अगर आपको नीति आयोग के इस नेशनल मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी के बारे के इंडिकेटर पूछे तो 10 तो इंडिकेटर ये हो गए और दो इंडिकेटर और ये ऐड करते हैं जिसका क्या है, एक बैंक अकाउंट होता है और एक एंटीनेटल केयर रहती है। ठीक है। अब हम देख लेते हैं कुछ की फाइंडिंग क्या है। इसके बारे में कहा गया है कि इंडिया में जो पॉवर्टी है वो क्या हुआ है, कम हुआ है। 400 मिलियन जो पीपल हैं वो गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं 15 साल में। लेकिन अभी भी इंडिया क्या है, फॉर्म बना हुआ है किसका? गरीबी का। और जो पुअरेस्ट स्टेट आपको देखने के मिलेंगे, जैसे आप बिहार देखने को मिलेगा, आपको झारखंड देखने को मिलेगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, यहाँ पे पॉवर्टी काफी तीव्र गति से उसमें क्या मतलब कि सुधार देखने को मिला है। सबसे अधिक जो सुधार देखने को मिला है चिल्ड्रन लेवल पे देखने को मिला है। लेकिन अभी भी यहाँ पे चिल्ड्रन लेवल पे जो पॉवर्टी है वो भी इंडिया में सबसे ज्यादा है। 15 साल में हम 55.1% से 16.14% पे आ गए। ठीक है। और जो 21.2% जो पुअर है वो रूरल एरिया में रहते हैं। 5.5% जो लिव हैं वो कहाँ रहते हैं? सिटीज में रहते हैं पुअर। 2015 और 2019 से 21 के मध्य हमने फास्टर रेट से ग्रोथ किया है। 11.9% के रूप से हमने पॉवर्टी को कम किया है और कंपेयर टू 8.81% 2005-6 से 2015-16 तक। ठीक है। तो इस रीजन में हमने अधिक रूप से पॉवर्टी को क्या किया है, कम करने का प्रयास किया है। तो आप इसको एग्जाम में कोट कर सकते हैं, आपके लिए महत्वपूर्ण है।
ठीक है, तो ये हमने आर्टिकल पढ़ा समग्र रूप से। अब एक आर्टिकल है कि जो हमारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, उसने एक रिपोर्ट सौंपी है और कहा है जो अरावली रीजन में जो माइनिंग कर रहे थे वो हमारे पर्यावरण के लिए सबसे हानिकारक है। उसको आप इलीगल माइनिंग हो रही है वहां पे अरावली रीजन में, और इससे जो एक एनजीटी के द्वारा जो आदेश दिया गया था कि यहाँ पे माइनिंग नहीं करेंगे, उसका मतलब कि उल्लंघन किया जा रहा है, जबकि अरावली रीजन में माइनिंग करना क्या है, प्रतिबंधित है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने भी 2002 में कहा था। ठीक है, आप वहां पे माइनिंग नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि बायोडायवर्सिटी संबंध वहां पे रिच एरिया है, तो वहां पे थोड़ा सा बायोडायवर्सिटी को बढ़ावा देने के लिए और जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको बढ़ावा देने के लिए आप वहां पे माइनिंग नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरा, कैग ने भी कहा था कि अगर हम ऐसी लगातार माइनिंग करते रहे अरावली रीजन में, तो जो अलार्मिंग स्टेट को हम पार कर जाएंगे, तो वहां पे जो जैव विविधता का संपूर्णतः क्या हो जाएगा ना, मतलब कि विनाश हो जाएगा, उसका विघटन देखने को मिलेगा। अरावली हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि वाटर स्ट्रीम कहीं ओरिजिनेट होता है अरावली से, जैसे आप देख पा रहे होंगे लूनी नदी वहां से निकलती है, ठीक है, बनास नदी वहां से निकलती है, ठीक है, और भी नदियां छोटी छोटी निकलती है, तो अरावली काफी महत्वपूर्ण है। अरावली हमारे मानसून में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और वहां से पैरेलली क्या मानसून हवाएं जाके मध्य प्रदेश या फिर इधर बिहार उत्तर प्रदेश के रूप में वर्षा करती हैं। ठीक है, दूसरा, हम माउंटेन रेंज गाइड करता है मानसून को, ये हमने पढ़ ही लिया। सब हिमालय रीजन के रिवर्स और फीडिंग को संबंध में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। विंटर मंथ में फर्टिलाइज जो एलुअल जो रिवर होती हैं वो हमेशा चलती रहती हैं। ठीक है, अरावली लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज का क्या है, होम है। ठीक है, तो ये सारी बातें अरावली हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अब हम देख लेते हैं हमारे लिए कौन सा महत्वपूर्ण है। अरावली 700 किलोमीटर लॉन्ग लंबा है, जो गुजरात राजस्थान हरियाणा में देखने को मिलता है और दिल्ली की सीमा तक ये जा पहुंचता है, तो जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, और इसका पार्ट उत्तर प्रदेश में भी आपको देखने को मिलेगा और मध्य प्रदेश में भी थोड़ा पार्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब कुछ महत्वपूर्ण हिल्स पढ़ लेते हैं। जैसे आप यहाँ पे अरावली ये देख पा रहे हैं, यहाँ पे माउंट टापू सबसे ऊंची चोटी यहाँ की, इस जहाँ पे माउंट गुरु शिखर आपको देखने को मिलेगा। ये कैमूर हिल है ऊपर, विंध्यन लैंड आपको देखने को मिलेगा, सोनपार हिल आपको देखने को मिलेगा, राजमहल हिल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, रामगढ़ हिल देखने को मिलेगा, ये मिलान हिल्स देखने को मिलेगा, मैकाल इधर देखने को मिलेगा, महादेव, अजंता, बालाघाट। ठीक है, और ये कौन सा ग्वालीगढ़ आपको इधर हिल देखने को मिलेगा। ठीक है, विंध्यन, सतपुड़ा, सतमाला हिल, हरिश्चंद्र रेंज। ठीक है, और शेषा सेलम हिल ये आपको यहाँ देखने को मिलेगी। नीलगिरी, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेट्टा है, आप इस बात को ध्यान रखेंगे। अन्नामिलाई हिल, अन्नामिलाई मुड़ी है। कार्डमम हिल भारत की दक्षिण की सबसे दक्षिणतम क्या है, चोटी है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, फिर नॉर्थन सरकार आपको मिलेगी, नल्लामलाई हिल देखने को मिलेगी, बेनुकोंडा देखने को मिलेगी, पालकोंडा हिल्स देखने को मिलेगी, नागरी, जावेदी, सेब्रोय, और आपको पैसा मलाई हिल्स, सिरुमलाई हिल, पलानी हिल्स। ठीक है, और बैरुसनाथ हिल आपको देखने को मिलेगी। इधर ऊपर जाएंगे तो नयागर हिल्स, गृहजात हिल, उड़ीसा हिल्स, और ऊपर राजमहल हिल आपको पता ही है, ऊपर यहाँ पे हिमालय हिल आपको देखने को मिलेगी। तो हमने जो प्रायद्वीपीय भारत है उसकी सारी हिल्स हमने पढ़ ली। एक बार इसको पॉज करके आप देख लेना, और इसका सीक्वेंस स्पेशली याद रखना, कभी कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपको सीक्वेंस मेनली याद होना चाहिए। ये हमने उसके बारे में पढ़ा। अब चर्चा में ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो संवैधानिक बेंच है सुप्रीम कोर्ट में, उसका स्टेब्लिश करना चाहिए, ऐसे लोगों ने कहा है, कुछ लोगों ने। और इसका परिणाम क्या होगा कि इसके जो डिसीजन होंगे उसमें मतलब कि क्या होगा, एक समग्रता देखने को मिलेगी, क्वालिटी होगी डिसीजन में, और इसको समग्र रूप से उसका एनालिसिस अच्छे से हो पाएगा, लॉ का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो भी अच्छे से हो पाएगा। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हम जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है उसको पढ़ लें। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच सुप्रीम कोर्ट में स्टेब्लिश होती है, इसमें एटलीस्ट कम से कम 5 जज होने चाहिए, और इसमें जो महत्वपूर्ण जो कानून है, संविधान है, उसका महत्वपूर्ण मतलब कि किसी व्याख्या से संबंधित प्रश्न हो, या फिर आर्टिकल 143 के तहत प्रेसिडेंट ने कहा हो कि आप इस पे बात कीजिए सुप्रीम कोर्ट को, तब संवैधानिक बेंच को स्टेब्लिश होता है। और इसका प्रोविजन आर्टिकल 145(3) में संविधान में किया गया है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पावर मिलती है कि वो संवैधानिक बेंच को क्या करें, कंस्टिट्यूट करें। तो आपके लिए सिर्फ इतना महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलो, रोल ऑफ इंटरपोल चर्चा में था।
अब इंटरपोल इससे पहले भी चर्चा में था, ठीक है। क्योंकि भारत ने कहा था कि आप रेड नोटिस जारी करो ताकि हम खालिस्तानी को कनाडा में क्या कर पाए, अरेस्ट कर पाए, लेकिन इंटरपोल ने इसके लिए मना कर दिया। अभी हाल ही में मीटिंग होने जा रही है इसलिए और चर्चा में है। तो इंटरपोल का मैंडेट क्या है, सबसे पहले हम देख लेते हैं। इंटरपोल का टोटल 194 इसमें मेंबर होते हैं। वन कंट्री वन वोट का सिद्धांत होता है, ठीक है। इसमें कोई अधिक वोट, मतलब अमेरिका को अधिक वोट नहीं है, इसमें वीटो वाला कोई सिद्धांत नहीं है, वन वोट वन कंट्री वाला सिद्धांत है। ये पुलिस रिसोर्स वर्किंग मेथड, फाइनेंस, प्रोग्राम एक्टिविटी को देखते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है, इसमें देखते हैं। डिसीजन आर मेड थ्रू, मतलब कि एक इसमें रेजोल्यूशन लाया जाता है, उसके माध्यम से डिसीजन लिए जाते हैं। और प्रत्येक इसका मेंबर जो कंट्री होती है वो वोट दे सकता है, इक्वल राइट है, इक्वल वेटेज है, ठीक है। हेड ऑफ डेलीगेशन क्या करते हैं, इसमें वोट करते हैं बिहाफ ऑफ कंट्री के। सीनियर लॉ इसमें ऑफिशियल होते हैं, ऑब्जर्वर होते हैं। कमीशन फॉर द कंट्रोल इंटरपोल्स फाइल्स होते हैं, कीनोट स्पीकर्स होते हैं। तो सारी बातें आपके लिए महत्वपूर्ण है। और इसके माध्यम से रेड नोटिस, येलो नोटिस, ब्लू नोटिस, ब्लैक नोटिस, ठीक है, ग्रीन नोटिस, ऑरेंज नोटिस, पर्पल नोटिस और इंटर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल स्पेशल नोटिस इसके द्वारा जारी किए जाते हैं। इस ज्यादा डिटेल में आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है कि रेड नोटिस, ये सारे नोटिस किसके द्वारा जारी किए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इंटरपोल के द्वारा जारी किए जाते हैं। अब मैंडेट ये है, ये यूएन की तरह बॉडी है, लेकिन ये कोई डिस्प्यूट इसमें रेजोल्यूशन नहीं होता है। इसका केवल काम है जो जो मेंबर नेशन है उसकी जो पुलिस फोर्स है उनको असिस्ट करना। और ये कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं है सीबीआई की तरह, ना कि फ्रंट लाइन पुलिस फोर्स है। ये केवल इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, शेयर करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, टेक्निकल सपोर्ट देते हैं जो मेंबर कंट्री उनके फोर्सेस को। और इंटरपोल चाइल्ड अब्यूजर, रेपिस्ट, मर्डर, जो हमारे ट्रैफिकर, ड्रग डीलर और साइबर क्रिमिनल को के संबंध में बात करते हैं, इंफॉर्मेशन उपलब्ध करवाते हैं, साइबर स्पेस, डार्क स्पेस के संबंध में बात करते हैं। तो ये सारी बातें इनके द्वारा की जाती हैं, तो हमने इसके बारे में पढ़ा। दूसरा, अरिहंत, जो हमारा आईएनएस अरिहंत है उसके माध्यम से आईएनएस मतलब कि शॉर्ट रेंज ब्लास्टिंग मिसाइल का उन्होंने परीक्षण किया है, सफलतापूर्वक ये परीक्षण रहा है। इस परीक्षण के बाद इंडिया, रसिया, यूके, यूएसए, फ्रांस, चाइना के बाद छठवां देश बन गया है इस तरह का परीक्षण करने के बाद, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारा जो क्रेडिबल मिनिमम हम डिटरेंस हमने प्राप्त कर लिए, नो फर्स्ट यूज हम कमिटमेंट करते हैं। अब हम ओसिन से भी क्या कर सकते हैं, परमाणु आर्म्स को क्या कर सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं। और इस तरह की जो सबमरीन लगती है उसको के श्रेणी को बोला जाता है, तो इसलिए इसको लॉन्च किया गया है। वो K-15 नाम की मिसाइल है, उसको लॉन्च किया गया है। इसकी रेंज कितना है, 750 किलोमीटर है और शॉर्ट रेंज मिसाइल है। आईएनएस अरिहंत में इसको इंस्टॉल करने का विचार किया गया है, ठीक है। विचार नहीं किया गया, मतलब इंस्टॉल हो गई है, इसको सक्सेसफुली लॉन्च किया गया है, ठीक है। दूसरा, अब दूसरा नीज ये है कि सरकार जो डीआरटी है, डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल है, उनको मतलब कि 3 अतिरिक्त उनको एग्जीक्यूट करने पे विचार कर रही है और कहा है कि ये जो डीआरटी है वो 100 करोड़ से अधिक के केस को सॉल्व करेंगे और इनको चेन्नई, मुंबई, दिल्ली में स्टेब्लिश किया जाएगा, ठीक है। अगर इसकी तरह उनने काम कर लिया, अगर इस पे कोई केस आएगा तो वो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोर्ट, जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है, उसमें डील नहीं कर पाएंगी, केवल इसी में बात कर पाएंगी। डीआरटी 2.25 लाख करोड़ डेप्ट अभी पेंडिंग में है, तो इसलिए इसको मार्च 2021 तक इतना डेप्ट पेंडिंग था, इसलिए इसको रिजॉल्व करने के लिए सरकार ने 3 और अतिरिक्त डीआरटी को स्टेब्लिश करने पर विचार किया है। तो ये तो न्यूज थी। अब डीआरटी का जो प्रोविजन है वो रिकवरी ऑफ डेप्ट बैंक्रप्सी एक्ट 1993 के तहत स्टेब्लिश हुआ और इसके तहत ही डेप्ट रिकवरी एपलेट ट्रिब्यूनल स्टेब्लिश किया जाता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो जो हमारा जो डेप्ट है उसको बैंक के माध्यम से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के माध्यम से उसको रिकवर करने का प्रयास किया जाए। ये हियर, और इसके अतिरिक्त जो सार्फेसी एक्ट 2002 है उसके तहत भी ये मतलब कि किसी केस की सुनवाई कर सकते हैं। और अभी वर्तमान में हमारी 39 डीआईटी 5 डेट फंक्शन अक्रॉस द कंट्री अभी फंक्शन में कार्य कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम लॉन्च की है,
भारत सरकार का कहना है। इसको उन्होंने कहा है प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना, और कहा है कि जो डाई अमोनियम फॉस्फेट जो फर्टिलाइजर होता है, पोटास होते हैं, एनपीके होते हैं, इसको सिंगल भारत ब्रांड के तहत स्टेब्लिश किया गया ताकि किसान कंफ्यूजन में ना हो और उसकी कॉस्ट भी क्या हो, ताकि एक ही ब्रांड के साथ सारे जितने भी फर्टिलाइजर हैं वो किसान को दे दिए जाए। ठीक है, अलग अलग जो फर्टिलाइजर है वो अलग अलग ब्रांड में किसान के पास नहीं जाने चाहिए, उसको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इससे सिग्निफिकेंस क्या होगा कि जो कंफ्यूजन है वो कम होगा, ब्रांड स्पेसिफिक चॉइस खत्म हो जाएगी, और क्रॉस मूवमेंट ऑफ फर्टिलाइजर उसमें रिड्यूस देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसके अतिरिक्त सरकार ये चाहती है कि प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र स्टेब्लिश किए जाए, और जिसमें क्या हो, फर्टिलाइजर की रिसर्च हो, फार्मर वहां से ले सकें। ठीक है, इसका मतलब है कोई शॉप स्टेब्लिश किए हैं, बस इतना सा बात है, शॉप और लैब की तरह काम करें, बस इतना सा ध्यान रखना। ठीक है, और आपको पता ही है इंडिया सेकंड लार्जेस्ट फर्टिलाइजर क्या है, कंज्यूमिंग कंट्री है, थर्ड लार्जेस्ट क्या है, प्रोड्यूसर है, और इंपोर्टर हम सबसे बड़े विश्व के हैं ही। इस बात को ध्यान रखेंगे, तो इसी इंपोर्टर को, ये वाला टैग को हटाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यूरिया से इफ्को के द्वारा जो नैनो यूरिया लॉन्च किया गया है, ताकि वो जो इनपुट कॉस्ट है वो भी कम होगी, इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी होगा, इम्प्रूव जो इसमें पोषण की वैल्यू होगी वो भी क्या होगी, अधिक होगी, फार्मर इनकम क्या होगी, अधिक होगी, इनहेंस क्रॉप प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, चीपर देन कन्वेंशनल यूरिया, उसके माध्यम से भी क्या होगा, चीपर होगा, और इसकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो भी कम होगी, तो हमारी इफिशियंसी भी क्या होगी, बढ़ेगी। और सर इसके अलावा आपने पढ़ाई है जो नीम कोटेड एरिया उस पर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उससे भी बेहतर क्या है, नैनो यूरिया, इस बात को ध्यान रखेंगे। फॉरवर्ड प्रीमियम चर्चा में है, और 11 साल में सबसे लो स्तर पर देखने को मिला है, तो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि प्रीमियम, फॉरवर्ड प्रीमियम क्या है। फॉरवर्ड प्रीमियम का मतलब यह है कि इंडियन बॉन्ड और यूएस बॉन्ड के मध्य जो इंटरेस्ट रेट में अंतर आता है उसको फॉरवर्ड प्रीमियम बोलते हैं। और ये क्यों कम स्तर पर देखने को मिला है, क्योंकि जो अमेरिका है वो अपनी लगातार इंटरेस्ट रेट को बढ़ रहा है, अपनी पॉलिसी को, जो मॉनेटरी पॉलिसी उसको लगातार टाइटन करने की कोशिश कर रहा है। जो फेडरल रिजर्व बैंक है वहां का अपनी पॉलिसी को क्या कर रहा है, टाइटन करने की कोशिश कर रहा है, और बहुत सारे देश इसको टाइट कर रहे हैं, इंटरेस्ट को बढ़ा रहे हैं। तो हमारा जो इसमें जो फॉरवर्ड जो प्रीमियम है वो हमको सबसे लो स्तर पे देखने को मिला है। पहले 5.72 था, अब इस पे 5.22, इससे और कम स्तर पे है। ये 2021 तक का डेटा है। ठीक है, चलो अटाकामा ट्रेंच चर्चा में है। क्यों, अटाकामा ट्रेंच में एक प्रजाति मिली है, ये फिश है, इसका नाम है पैरा लेप्रिसेल्टी या ब्लू अटाकामा स्नेल फिश। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, ये कभी कभी पूछा जा सकता है किसकी प्रजाति है। और इसको पेरुचिली ट्रंच भी बोलते हैं, इसमें ट्रंच है, ये देख पाएंगे। ये ट्रंच क्यों निर्माण होता है, ये सबडक्शन की प्रक्रिया है। यहाँ पे एक नजका प्लेट पाई जाती है इधर, और इसका साउथ अमेरिका की प्लेट के साथ सबडक्शन होता है। जैसे मान लो ये वाली नजका प्लेट है, ये साउथ अमेरिका की प्लेट है। अब इसका इधर क्या होगा, सबडक्शन होगा, मतलब कि कन्वर्जेंट क्या होगा, इसका मतलब कि एक संचलन होगा, तो इससे ये वाली जो प्लेट है वो नीचे चली जाएगी, तो यहाँ से एक ट्रेंच का निर्माण होगा। इसको बोलते हैं क्या, पेरूचिली या आटाकामा ट्रेंच। ठीक है, तो यहीं पे मिली है, हमारी 6000 से लेकर 700 मीटर के डीप में ये वाली प्रजाति मिली है। काफी महत्वपूर्ण ये हो जाता है, तो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आप इस प्रजाति को ध्यान रखेंगे। ये किससे संबंधित है, तो फिश से संबंधित है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसको रिंग ऑफ फायर ही बोलते हैं, क्योंकि कन्वर्जेंट प्लेट का होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे ज्वालामुखी भूकंप सबसे संवेदनशील क्षेत्र है, तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, इस बात को अभी आप ध्यान रखें। ठीक है, दूसरा नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रीएड्रेसल कमीशन चर्चा में है। इसको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत स्टेब्लिश किया गया अर्ध न्यायिक आयोग है। ठीक है, और ये 2 करोड़ से अधिक के मामलों की सुनवाई करता है, स्पीडी करता है, इकोनॉमिकल होते हैं, और इसकी जो कंज्यूमर से संबंधित कंप्लेंट होती हैं, डिस्प्यूट होते हैं, उसी संबंध में ये बात करता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसके अगेंस्ट आपको अगर अपील करनी है तो 30 दिन के अंदर आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, एफडीआई से संबंधित डेटा सीआईआई ने जारी किया है। उन्होंने कहा है $475 बिलियन हमारे यहाँ जो नेक्स्ट 5 ईयर में जो एफडीआई आने की संभावना है। और इंडिया 5th मोस्ट अट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन देखने को मिलेगा। इंडिया ने $58.8 बिलियन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट
लेके आया है 2022 में, सबसे ज्यादा हम सिंगापुर से लेके आए हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। CII क्या है? एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन, मतलब कि कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का एक संगठन है और एक NGO की तरह कार्य करता है। इसको 1895 में स्टेब्लिश किया गया। सोसाइटी, इसको 1895 में स्टेब्लिश किया गया। एक सेकेंड, हाँ, और सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत उसको स्टेब्लिश करने का बात की गई। अब इसका डिफरेंस क्या है FDI और API में? FDI का मतलब है कि आप 10% से अधिक आपकी ओनरशिप होनी चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए 10% से अधिक, और 10 या 10% से कम अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो वो FDI की श्रेणी में आता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इसका ये होता है कि मैनेज करना एसेट को, कंपनी के मैनेजमेंट को क्या करना, मैनेज करना, और उसकी ओनरशिप को क्या करना, एक्वायर करना, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसका मेन उद्देश्य ये होता है FPI का कि इनकम को अधिक से अधिक में पूंजीगत लाभ की तरफ ध्यान देना। ठीक है, इसका उद्देश्य एसेट को मैनेजमेंट करना नहीं, ना कि कंपनी की ओनरशिप को एक्वायर करना नहीं है। ठीक है, इन्वॉल्वमेंट क्या करते हैं, ओनरशिप को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, इसमें कोई एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं रहती है। मोर परमानेंट नेचर में हमको देखने को मिलता है। अगर FDI हमारे देश में आता है तो टेक्नोलॉजी को बढ़ावा मिलता है, निवेश को बढ़ावा मिलता है, हमारे देश की एफिशिएंसी, जो किसी कंपनी की एफिशिएंसी है उसमें भी बढ़ावा मिलता है। लेकिन इसका उद्देश्य क्या है, केवल पूंजीगत लाभ को प्राप्त करना, और इसको पुल आउट करना, पुल आउट करना भी आसान रहता है इसको, जबकि पुल आउट करना आसान नहीं रहता है। ठीक है, टोकनाइजेशन शब्द चर्चा में है। अब पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कि सरकार नहीं, RBI ये चाहता है कि क्रेडिट और डेबिट कार्ड की डिटेल किसी के पास ना जाए। इसके बदले हम क्या देंगे, उस कार्ड की डिटेल की जगह हम क्या देंगे, टोकन देंगे, और उस टोकन के माध्यम से ही हम क्या करें, पेमेंट करें। बस इतना से ध्यान रखना है। और इससे क्या होगा, आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी बढ़ेगी। जो अभी आप न्यूज सुनते हैं कि SBI के जो क्रेडिट कार्ड है उसकी डिटेल लीक हो गई, 30 लाख क्रेडिट कार्ड की डिटेल लीक हो गई, तो ऐसी संभावना कम होगी और चेकआउट हम आसानी से कर पाएंगे। फॉल्स डिक्लाइन भी देखने को नहीं मिलेगा, इजी कार्ड मैनेजमेंट हो पाएगा और कोई फिजिकल कार्ड की आपको आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, प्रोसेस क्या है, मान लो किसी आप पेमेंट के पास गए आपने, तो मर्चेंट क्या करेगा, उस टोकन सर्विस को आपको बैंक उस मतलब कि मर्चेंट को क्या देगा, टोकन देगा। उस टोकन के माध्यम से आप क्या, वो मर्चेंट क्या करेगा, आपको पेमेंट ले लेगा, आपको कार्ड डिटेल देने की आवश्यकता नहीं है। इससे पहले क्या होता था, बैंक क्या करता था, मर्चेंट को कार्ड डिटेल देता था, तो आपकी प्राइवेसी और लीक होने की संभावना अधिक थी, उसका आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता था। तो इसकी फ्रॉड को और प्राइवेसी और सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए सरकार मतलब कि RBI ने कहा है कि हम इसको टोकनाइजेशन की सर्विस लेके आएंगे। ठीक है, दूसरा, वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को मनाया गया। FAO द्वारा 16 अक्टूबर 1945 को उसको स्टेब्लिश किया गया था, FAO को। और FAO क्या है, UN की स्पेशलाइजेशन मतलब कि स्पेशलाइज क्या है, एजेंसी है। और इसके द्वारा हंगर हॉट स्पॉट आउटलुक 2022-23 जारी किया गया और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत ये एक आउटलुक जारी किया। इसने कहा कि अफगानिस्तान, इथोपिया, नाइजीरिया, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, जैसा आप यहाँ पे डायग्राम में देख पा रहे हैं। यहाँ पे क्या है, भूखमरी, कुपोषण से संबंधित समस्या सबसे अधिक है। कारण यह है कि जियो पॉलिटिकल अस्थिरता देखने को मिल रही है, क्लाइमेट चेंज देखने को मिल रहा है, इकोनॉमिक संवेदनशीलता देखने को मिल रही है, राजनीतिक अस्थिरता देखने को मिल रही है, डिजास्टर देखने को मिल रहे हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन अधिक देखने को मिलते हैं, और इसके अलावा भी और भी समस्याएं देखने को मिलती हैं, जैसे अभी वर्तमान में कोविड जैसी महामारी देखने को यहाँ पे भी मिली है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या है, फूड से संबंधित समस्याएं देखने को मिली है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना मुख्यमंत्री अमृतम गुजरात सरकार ने लॉन्च की है। बस हमें गुजरात सरकार की योजना ध्यान नहीं रखना है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 लाख तक का कवर दिया जाता है पर फैमिली को, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी केयर सेंटर में। और इसके फैमिली साइज और एज पे कोई पाबंदी नहीं है, आप 5 लाख तक का रुपए खर्च कर सकते हैं। ठीक है, चलो, दूसरा, वर्ल्ड हेल्थ समिट अभी ऑर्गेनाइज हुई और इंटरनेशनल एक स्ट्रेटेजिक फोरम है, ग्लोबल हेल्थ से संबंधित बात करता है। ठीक है, और इसके जो स्टेक होल्डर हैं वो उसमें पॉलिटिक्स के लोग आते हैं, साइंस के लोग आते हैं, प्राइवेट सेक्टर से संबंधित लोग आते हैं, और इनका वचन है मतलब कि मैंडेट है कि हेल्थियर हम वर्ल्ड को हेल्थियर फ्यूचर लोगों को दे सकें। और इसको पहली बार
डब्ल्यूएचओ ने को ऑर्गेनाइज किया, ठीक है। इसको 2009 में स्टेब्लिश किया गया, एनुअली बर्निल में, ये बर्निल में किया जाता है, ठीक है। अब सबसे महत्वपूर्ण न्यूज ये है कि हैदराबाद को वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 दिया गया है। लिविंग ग्रीन फॉर इकोनॉमिक रिकवरी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ अवार्ड भी दिया गया है। और इसको इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर के द्वारा इस अवार्ड को हैदराबाद को दिया गया है। तो ये आप याद रखना, एग्जाम में कभी कभार पूछ लिया जाता है, ठीक है। हैदराबाद कहाँ है? तेलंगाना में, इस बात को ध्यान रखेंगे। डिफेंस एक्सपो 18 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक गांधीनगर में मनाया जाएगा। इसमें डिफेंस, विभिन्न प्रकार के हमारे डिफेंस जो प्रोडक्ट हैं उसको लोगों को दिखाया जाता है, ताकि अधिक से अधिक हम एक्सपोर्ट कर पाए। इसमें लैंड, नेवल और होमलैंड से संबंधित जितने भी प्रोडक्ट हैं वो सब दिखाए जाते हैं। इसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम चर्चा में है, महत्वपूर्ण पर्सनैलिटी हैं। इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ। इनको मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता था और पीपुल्स प्रेसिडेंट के रूप में भी जाना जाता था। फिजिक्स और एरोस्पेस इंजीनियरिंग में इनने काम किया, पढ़ाई की। 11th प्रेसिडेंट रहे हमारे कंट्री के 2002 से 2007 तक। इनका कंट्रीब्यूशन पोखरण 2 में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। और ने गाइडेड मिसाइल, मतलब कि इंडिजीनियस गाइडेड मिसाइल के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की डीआरडीओ में। इसरो में इनने SLV-3 का निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण, यानी कि सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल में निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। और इनको पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न 1997 में मिला। इनने कहा कि कॉन्फिडेंस और हार्ड वर्क बेस्ट मेडिसिन है किसकी? डिसीज। और वो डिसीज क्या है? फेलियर की। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है और हार्ड वर्क आप करना जानते हैं, तो आपके अंदर जो डिसीज है, जो असफलता की डिसीज है, फेलियर की जो डिसीज है, आप उसको सक्सेसफुली क्या कर सकते हैं? किल कर सकते हैं, और आप सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हैं, ठीक है। दूसरा, इनने कहा कि जितने भी पक्षी होते हैं वो रेन के दौरान अपने घर में निवास करते हैं, मतलब अपनी घोंसलों में निवास करते हैं, उड़ते नहीं हैं। लेकिन जो ईगल रहता है वो रेन को अवॉइड करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो क्लाउड के ऊपर उड़ता है, तो वो रेन वहां होगी नहीं। तो पक्षी दोनों हैं, लेकिन प्रॉब्लम कॉमन है। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो एटीट्यूड है वो अलग अलग है, समझ रहे हो। अगर आपके पास प्रॉब्लम आई है, तो एक व्यक्ति के पास प्रॉब्लम गई, तो उसको उस प्रॉब्लम को हैंडल करने का तरीका अलग होगा। दूसरे व्यक्ति के पास गई तो उस प्रॉब्लम को हैंडल करने का तरीका अलग होगा। तो आपको बनना कौन है? ईगल बनना है, ना कि वर्ड्स बनना है। समझ गए बात को? ईगल को छोड़कर आपको ईगल बनना है। प्रॉब्लम को हैंडल करने का तरीका आपके पास होना चाहिए। आपका एटीट्यूड क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। और आप बड़ी सी बड़ी असफलता को भी सफलता में परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण पर्सनैलिटी है। अभी भारत ने एल्यूमिनियम फ्री ट्रेन रेक बनाई है, ये वाला आप देख पा रहे हैं। इससे क्या होगा? कॉस्ट इफेक्टिव भी है, एनर्जी एफिशिएंट भी है। भारत से बनी है। भारत में 180 टन लाइटर है, जो स्टील की बनती है उससे हल्की है। हायर पेलोड ये ले जा सकती हैं। सेपर सुपीरियर मानी क्रैश अबॉर्शन जो कैपेबिलिटी है, उसमें दक्षता संबंधी समस्याएं देखने को कम मिलेंगी। इसके द्वारा जो CO2 फुटप्रिंट है वो भी कम देखने को मिलेगा। रिसाइकल हो सकता है, लाइटर भी है, ठीक है। आप बस इतना ध्यान रखना, इसको बनाया किसके द्वारा है? बिस्को लाइटर वैगन डिवीजन के द्वारा। और हिंडाल्को, जो कि आदित्य बिरला ग्रुप की क्या है? सब्सिडरी है, उसके द्वारा इसे बनाया गया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ग्रीन क्रैकर चर्चा में है। चंडीगढ़ ने अलाउ किया है। क्या ग्रीन क्रैकर आप चला सकते हो चंडीगढ़ में? ये क्या करते हैं? ये पॉल्यूशन तो करते हैं, इतना ध्यान रखना, लेकिन 30 से 35% ये पॉल्यूशन क्या करते हैं? कम करते हैं। डस्ट को एब्जॉर्ब करते हैं, किसी हजार्ड केमिकल को कंटेन नहीं करते हैं, लाइक बेरियम नाइट्रेट, ठीक है। और ग्रीन क्रैकर जो CSR के द्वारा बनाए गए स्वास्थ्य सफल स्टार हैं। तो इन सब 3 शब्दों को याद रखेंगे, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। श्वास का मतलब है कि सेफ वाटर रिलीज करेगा। स्टार का मतलब है कि पोटेशियम नाइट्रेट की मात्रा या सल्फर और इमिटेट की जो पार्टिकुलेट हैं वो क्या होंगे? कम होंगे। सफल में क्या होगा?
एल्यूमिनियम का यूजेज है वो क्या होगा, कम होगा, जिससे पॉल्यूशन की मात्रा हमको कम देखने को मिलेगी। 30 से 35% पॉल्यूशन इसमें कम होता है। कन्वेंशनल जो हमारे क्रैकर होते हैं उनकी अपेक्षा कम होता है। ठीक है। पॉन्ड मेन चर्चा में है, कल माने कामेगौन कामेगौड़ा, और इनने कर्नाटक में बहुत सारे पॉन्ड बनाए हैं, 17 पॉन्ड बनाए हैं। काफी महत्वपूर्ण है, पानी को सुरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास है। और इसी तरह के प्रयास की आवश्यकता है अगर हमें पानी को क्या करना है, संरक्षण करना है, हमारे जीवन यापन को सुदृढ़ बनाना है और स्वच्छ पीने योग्य पानी को बचाना है, तो अधिक से अधिक पॉन्ड बनाने की आवश्यकता है। आप इसको कोट कर सकते हैं मेंस के आंसर में। ठीक है। कर्नाटका के राज्य उत्सव अवार्डी हैं, बस इतना ध्यान रखेंगे। प्राइम मिनिस्टर ने इनका नाम मन की बात में लिया, तो इसलिए और आपके लिए चर्चा का विषय बन गया। ठीक है। राजस्थान के कुछ टाइगर रिजर्व चर्चा में है, तो कल भी हमने पढ़ा था, इसको रीलोकेशन किया जा रहा है टाइगर को, कहाँ पे, सरिस्का टाइगर रिजर्व में। तो सरिस्का टाइगर रिजर्व ऊपर है। फिर सवाई माधोपुर में आपको रणथंबोर टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा। फिर कोटा में आपको मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा। और यहाँ आपको रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको देखने को मिलेगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। यहाँ पे डेजर्ट नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। चलो, तुनिसिया चर्चा में है। तुनिसिया में अभी प्रेसिडेंट के खिलाफ क्या हो रहा है, विद्रोह हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है, इसलिए चर्चा में है। तुनिसिया में से ही एक अरब स्प्रिंग की शुरुआत हुई, जैस्माइन रिवोल्यूशन के रूप में। अरब स्प्रिंग का मतलब है कि स्वतंत्रता और समानता से संबंधित, मतलब कि लोग क्या करते हैं, विद्रोह करते हैं किसी भी मतलब कि तानाशाही रिजीम है उसके खिलाफ। तो आपको इसकी लोकेशन याद रखना है, ये तुनिसिया है, इससे अल्जीरिया लगता है, लीबिया दो देशों के मध्य है, और इसका बॉर्डर आपको मेडिटेरियन सी मतलब भूमध्य सागर में देखने को लगता है। ठीक है। तो कमेंट करके बताना कि भूमध्य सागर से कौन कौन से देश लगते हैं। अक्सर एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि अधिकांशतः ये वाला रीजन चर्चा में रहता ही है, और ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अफ्रीका से 3 लाइन वे गुजरती हैं, आपको पता ही होगा। ये ऊपर कर्क रेखा, भूमध्य सागर माने कि भूमध्य रेखा, और इधर मकर रेखा। ठीक है। एक ये बारी प्राइम मेरिडियन लाइन भी यहां से होकर गुजरती है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है। और एक शब्द और है चर्चा में, ये मेसोपोटामिया का क्षेत्र है, सभ्यता का ये वाला रीजन है। आइसीरिया जो इराक में हमको देखने को मिलता है, इराक के नॉर्थ में हमको देखने को मिलता है, ये शब्द आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे कुछ ये वाला इस तरह के हमको स्क्रिप्ट देखने को मिली है। और इराक को आपको पता ही है, सीरिया से लगता है, तुर्की से लगता है, ईरान से लगता है। ठीक है। और आज के लेक्चर में इतना ही था। आई होप आपको पसंद आया होगा। अच्छा, एक टॉपिक और रह गया, अभी पसंद नहीं आया आपको, एक टॉपिक और रहा है। अब एक शब्द जेरूसलम चर्चा में है। चर्चा में इसलिए है कि ऑस्ट्रेलिया ने इसको जो मान्यता दी गई थी, जो वेस्ट जेरूसलम है, उसको मान्यता वापस ले ली है, इसलिए चर्चा में आया है। क्योंकि इजराइल ने अपनी राजधानी, अपनी जो कैपिटल है, उसको जेरूसलम में परिवर्तित किया गया था। कई देशों ने इसको मान्यता दी थी, जिसमें से यूके, अमेरिका प्रमुख रूप से थे, और ऑस्ट्रेलिया में उसमें शामिल था। लेकिन अभी वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ से मान्यता वापस ले ली है। ठीक है। तो इस रीजन की लोकेशन आपको ध्यान रखना है। ये गोलन हाइट है। गोलन हाइट की सीमा आपको जॉर्डन से लगेगी, सीरिया से लगेगी, लेबनान से लगेगी, और इजराइल से तो लगती ही है। और गोलन हाइट सीरिया और इजराइल से के मध्य विवाद आपको देखने को मिलता है। ये भूमध्य सागर है। इधर आपको वेस्ट बैंक देखने को मिलेगा, पैलेस्तीन। ठीक है। ये गाया स्ट्रिप है, ये वेस्ट बैंक है, ये तल अवीव आपको इधर देखने को मिलेगा। ये डेड सी इधर देखने को मिलेगा, जॉर्डन और इजराइल के मध्य इजिप्ट इधर देखने को मिलेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कौन कौन से देश इधर भूमध्य सागर से लगते हैं, कौन कौन से देश इजराइल से सीमा बनाते हैं। ये सिनाई पेनिनसुला है इधर नीचे, ये वाला पार्ट, इस बात को ध्यान रखेंगे। इधर ये रेड सी है, इधर इजिप्ट है। ठीक है। तो ये लोकेशन आपको याद रखनी चाहिए, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।